हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। और हम लेसन पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था। और लेसन पूरा होने के बाद हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विभिन्न वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए और जो प्रश्न हैं उनको इस लेसन से हल कर रहे हैं। तो इसी क्रम में अगले जो प्रश्न हैं वो हम हल कर रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, डोपिंग अर्धचालक। डोपिंग अर्धचालक किसे कहते हैं? डोपिंग अर्धचालक किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक। कौन से वाला? अशुद्ध, इसे कहा जाता है। डोपिंग अर्धचालक किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में और उम्मीद करता हूं अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम जाने माने अर्धचालक हैं। और सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब आप कोई अशुद्धि मिला देते हो, उचित तत्वों की अशुद्धि मिला देते हो, तो फिर इनकी चालकता अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। और इस प्रकार इनकी चालकता बढ़ जाने को हम कहते हैं डोपिंग अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। तो आप परिभाषित करोगे तो आप यूं बोलोगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों में जब किसी उचित तत्व की अशुद्धि मिला दी जाती है तो इनकी चालकता अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है, जिसे डोपिंग अर्धचालकता कहा जाता है। और ऐसे तत्वों को, ऐसे पदार्थों को डोपिंग अर्धचालक कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। एक प्रश्न जो पूछा गया, लोह चुंबकीय, प्रश्न यूं पूछा गया, लोह चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित करो। लोह चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित करो, ऐसा प्रश्न पूछा गया। पदार्थों को परिभाषित करो। तो लोह चुंबकीय, जिसे याद रखना हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। लोह चुंबकीय को आप क्या बोलोगे? फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिज्म सिलेबस के अनुसार लोह चुंबकत्व लिखा है वहां पर। तो लेकिन प्रश्न पूछा लोह चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित कीजिए, तो फेरोमैग्नेटिक होते हैं और ये जो गुण है वो होता है फेरोमैग्नेटिज्म, लोह चुंबकत्व है। तो याद रखना, ऐसे पदार्थ जिनको एक बार चुंबक के संपर्क में लाकर वापस हटा लेने से उनमें स्थायी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पदार्थ जिनको एक बार आप चुंबक के संपर्क में ले आओ, यानी उस पदार्थ में चुंबकीय गुण नहीं था, आप उसको चुंबक के संपर्क में ले आए और फिर चुंबक के संपर्क में लाकर उसको हटा भी लिया, और फिर भी उस पदार्थ में अगर स्थायी चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल आप याद रखना, फैंकोनी और CrO, फेरस, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम ऑक्साइड, फैंकोनी, CrO, ये इसके एग्जाम्पल है, आप थोड़ा सा याद रखना। और अगले प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न पूछा था कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, कौन सी? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसे आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हो। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इस फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका को केवल और केवल परिभाषित करना था। क्या करना था? परिभाषित। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसे FCC भी बोलते हैं, FCC, केवल और केवल इसको परिभाषित करना था। तो पहले आप सुनिए, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होती क्या है? एक सामान्य यूनिट सेल मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये एक सामान्य यूनिट सेल है, ठीक है ना? सामान्य यूनिट सेल वो होती है जिसमें अवयव कण केवल और केवल इसके कोनों पर लगे होते हैं। तो अवयव कण कंपोनेंट यहां इसके कॉर्नर पर बना देता हूं, ठीक है ना? केवल और केवल इसके कॉर्नर पर ये अवयव कण लगे हुए हैं। और तो ये सामान्य एकक कोष्ठिका है, जिसे आप प्रिमिटिव बोलते हो, जिसे आप सिंपल यूनिट सेल बोलते हो, वो है ये। लेकिन फलक केंद्रित पूछे तो प्रत्येक फलक पर लगा दीजिए।
अपना जो घर का रूम है उस रूम के जो आपके 6 फलक है तो वो ये FCC बन जाएगी। तो ये ऊपर छत वाला फलक, इसमें एक कंपोनेंट लगा दीजिए। फिर ये नीचे फर्श वाला, फर्श पर एक कंपोनेंट लगा दीजिए। दाईं बाईं जो दीवार है, दाईं और बाईं, उस पर एक लगा दीजिए। और एक जैसे मेरा ये बोर्ड लगा है, मैं यहां लगा देता हूं। एक बोर्ड के जस्ट सामने वाला वो फलक है, उस पर यहां लगा देता हूं। अब ये सारे के सारे फलकों पर आ गए, ठीक है ना। तो ये बन गई फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो आप परिभाषित कैसे करोगे कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें कंपोनेंट, जिसमें अवयवकण कोनों के अतिरिक्त, यानी कोनों पर तो होते ही होते हैं, वो तो बताना है, कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर लगे होते हैं। प्रत्येक फलक है, उस फलक के सेंटर में बताना आप। वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवकण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, तो ऐसी एकक कोष्ठिका को फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहा जाता है। याद रखना, अच्छा प्रश्न है और आपसे पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न पूछा गया था त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष जिससे आप ट्राइक्लिनिक बोलते हो। क्या बोलते हो? ट्राइक्लिनिक। याद रखना, ट्राइक्लिनिक बोलते हैं जिसे। ये आपके क्रिस्टल सिस्टम है। त्रिंताक्ष, इसे बोलूंगा ट्राइक्लिनिक और क्रिस्टल सिस्टम, यानी 7 क्रिस्टल समुदाय अपने सिलेबस में शामिल हैं। कौन से? 7 क्रिस्टल समुदाय, 7 क्रिस्टल सिस्टम अपने सिलेबस में शामिल हैं। और उनमें से एक प्रश्न पूछा है त्रिंताक्ष। 7 थे, 7 में से एक बाहर निकाल के उठा लिया और आपसे पूछ लिया। और प्रश्न क्या पूछा? 7 क्रिस्टल समुदायों में से और त्रिंताक्ष समुदाय में अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोणों के मान लिखिए। जो 7 क्रिस्टल समुदाय हैं उनमें से जो ट्राइक्लिनिक है, जो त्रिंताक्ष है, उस समुदाय पर के और आपके अक्षीय कोण और जो अक्षीय दूरियां उनके मान लिखिए। तो आप जानते हो इसमें अक्षीय दूरियां तो A बराबर B बराबर C कर लीजिए। और त्रिंताक्ष है, इसमें अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होती हैं तो नॉट इक्वल कर दीजिए। A इज नॉट इक्वल B एंड B इज नॉट इक्वल C, C इज नॉट इक्वल B एंड B इज नॉट इक्वल A, यानी ये बराबर नहीं है आपस में किसी भी रूप में। तो ये तो अक्षीय दूरियां ABC होती हैं। इसी प्रकार इसमें अक्षीय कोण होते हैं जिन्हें हम अल्फा और बीटा और गामा कहते हैं। और ये सारे के सारे नॉट 90 होते हैं, तो आपस में भी इक्वल नहीं होते हैं और 90 भी नहीं होते हैं। तो आप इनको यूं बोलोगे, अल्फा इज नॉट इक्वल बीटा एंड बीटा इज नॉट इक्वल गामा एंड गामा इज नॉट इक्वल 90 एंड these all are not equal to 90, कि ये आपस में भी बराबर नहीं है और सारे के सारे हैं वो 90 डिग्री भी नहीं है। तो इतनी सी बात आपको इसमें बोलनी है और ध्यान में रखना है। ये प्रश्न पूछा गया था। अगर मैं ट्राइक्लिनिक की आपकी बात करूं, इसमें ट्राई शब्द आ रहा है, 3 वाला आ रहा है। ट्राई मतलब 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। ट्राई यहां प्रयास करने की बजाय हम 3 मान लेते हैं, तो 3 मान लेते हैं। तो एक आपके लिए यूनिट लिख रहा हूं जिसमें 3 आएंगे। H3BO3, बताइए इसमें 3 नहीं आ रहेगा। H3BO3 ये ट्राइक्लिनिक का एक एग्जाम्पल है जिसे बोरिक अम्ल बोलते हैं। और मैंने कहा था चिकित्सा के क्षेत्र में ये आंखों को धोने हेतु काम में लिया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखना। ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कणों की संख्या 3 है, तो उस ठोस में चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय
चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियों यानी वर्ड की संख्या आपको बतानी है, वर्ड्स की, रिक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो हमें एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ दिया गया जिसमें वो बता रहा है कि टोटल कण 3 ही है, कंपोनेंट उसमें 3 ही है मात्र, और तो उस ठोस में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय 2 पूछी हैं। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अगर आपको याद आ रहा है तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि अष्टफलकीय रिक्तियां उनकी संख्या n होती है, कैपिटल N। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या आप जानते हो, सूत्र होता है n, कैपिटल N होता है, और एक होती है चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या आप जानते हो 2n होती है। तो यहां जो n है वो n वास्तव में ये वैल्यू हमें दी गई है n की, ये n की वैल्यू है, ये n के स्थान पर लगा देंगे और रिक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो अष्टफलकीय वाली में तो याद रखना n है, तो यहां n की वैल्यू 3, तो ये 3 ही हो जाएगी, ठीक है ना। और चतुष्फलकीय वाली में क्या होगा, चतुष्फलकीय वाली में 2 का तो 2 रखूंगा, n की वैल्यू 3 है तो यहां 3 लगा दूंगा, तो ये 6 हो जाएगी। इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेना। नेक्स्ट एक प्रश्न जो यही बता रहा हूं आपको, और वो ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, निम्न को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। निम्न को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में और वर्गीकृत कीजिए। तो वर्गीकृत करना था और हमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए, जैसे ऑप्शन सीधे लिखे थे कोमा के बाद में, जैसे पॉलीयूरीथेन, एक पदार्थ है ये पॉलीयूरीथेन। उसके बाद में लिखा बेंजोइक अम्ल, ठीक है। और उसके बाद में जैसे लिखा सेलोफेन, ये तो आगे पीछे हम कैसे लिखे, सेलोफेन भी लिखा था, पोटेशियम नाइट्रेट भी लिखा था, पोटेशियम नाइट्रेट, ये कोमा के बाद लिखे थे सारे के सारे। पोटेशियम नाइट्रेट के बाद टेफ्लॉन भी लिखा था, टेफ्लॉन जो कि एक प्रकार का बहुलक है, एक बहुलक है, और जो नए चिपकने वाले बर्तन है उनकी सतह बनाने के लिए टेफ्लॉन लगाया जाता है बर्तन के नीचे, और ब्राउन कलर का एक दिया होता है, लगाया होता है, वो टेफ्लॉन ही होता है, बहुलक है एक प्रकार का। और आपके रेशा कांच भी इसी में दिया था, रेशा कांच इसी में दिया था। और आपके नेफ्थलीन भी दी हुई थी, नेफ्थलीन जिसे आप कपूर बोलते हो, कपूर की गोलियां, नेफ्थलीन। और इसके अलावा पीवीसी भी दिया हुआ था, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक प्रकार का बहुलक है, और पीवीसी की बनी पाइप आती है रबर वाली, तो वो बहुलक है जो सबसे अधिक मजबूत होता है, ठीक है ना। तो ये इतने हैं, इनको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में हमें डिवाइड करना है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में डिवाइड करेंगे। तो अब यहां देखिए, 2 पार्ट बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना। और ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम और रिपीट भी हुआ था एक बार। तो इस साइड से यूं यहां तो कर देंगे क्रिस्टलीय, और जो इस साइड है यहां कर देंगे अक्रिस्टलीय, तो यहां लिख देंगे अक्रिस्टलीय। तो सबसे पहले आप देखिए जो नेफ्थलीन है, ठीक है ना, जो नेफ्थलीन बताया मैं, नेफ्थलीन ये आपकी क्रिस्टलीय होती है, तो नेफ्थलीन इसमें आ जाएगी, नेफ्थलीन क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय होने का अर्थ है इसमें अवयव कण व्यवस्थित होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय होते हैं इनमें अवयव कण व्यवस्थित नहीं होते हैं।
इनमें तो अवयव कण व्यवस्थित होते हैं, इनमें अवयव कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो जिनकी निश्चित संरचना सूत्र है उनमें तो अवयव कण व्यवस्थित होंगे। तो नेफ्थलीन का तो सूत्र होता है तो व्यवस्थित है अवयव कण में। और इसी में आपके जैसे ये बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल इसमें आ जाएगा। बेंजोइक अम्ल को C6H5COOH लिखते हैं। वैसे यहाँ हिंदी में लिख दिया, मैंने सूत्र लिख दिया, एक ही बात है बेंजोइक अम्ल। उसके अलावा जैसे क्रिस्टलीय की बात करूं तो ये पोटेशियम नाइट्रेट ले लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट भी क्रिस्टलीय होता है। पोटेशियम नाइट्रेट जैसे आप KNO3 बोलते हो, क्या बोलते हो? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी इसमें आता है। तो अब नेफ्थलीन हो गया इसमें से, बेंजोइक अम्ल हो गया इसमें से, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ये क्रिस्टलीय है। तो बाकी जो बच गए ना वो अक्रिस्टलीय हो जाएंगे, जैसे पॉलीयूरिथेन, पॉलीयूरिथेन इसमें आ जाएगा। इसके अलावा और क्या बच गया? जैसे रेशा कांच है, रेशा कांच इसमें आ जाएगा, रेशा कांच इसमें आ जाएगा। और क्या बच गया? जैसे सेलोफेन है, सेलोफेन भी इसी में आ जाएगा। तो सेलोफेन आप लिख दीजिए। सेलोफेन के अलावा और देखते हैं क्या बच गया, और पीवीसी बच गया, पीवीसी इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में ये प्रश्न पूछा था और ये हमें डिवाइड करना।